हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? चलिए अच्छे हैं। चलो तो सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? वीडियो वगैरह सभी आराम से देख रहे हैं? चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है, कल जो हमने बात की थी वो की थी क्रेफ्ट चक्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात की थी? क्रेफ्ट चक्र के बारे में। ठीक है, और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, और जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, जिसको हम ईटीसी बोल के चलते हैं। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, है ना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी बोल के चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आज इस टॉपिक को आप समझना। पूरा टॉपिक कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पर टिका हुआ है। कहीं भी कोई टिपिकल वाली बात और कोई रटने वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम अपने इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो ईटीसी, या मैं इसको जनरली भाषा में ईटीएस कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन परिवहन चेन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। बात है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखिए भाई, हेडिंग क्या कहती है? हेडिंग ये कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन का परिवहन, और वो भी कैसे? एक श्रृंखला वाइज, एक सीरीज वाइज। ठीक है, तो यहां इस टॉपिक में हमारा उद्देश्य क्या है? अच्छा, आप इसका उद्देश्य जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेव चक्र के माध्यम से हमने जो इनडायरेक्ट एटीपी बनाई थी उसे हम डायरेक्ट एटीपी, या मैं कहूं उस इनडायरेक्ट एटीपी से हम एटीपी अपनी प्राप्त करेंगे, और वाटर का मॉलिक्यूल, एक तो एटीपी और एक वाटर का मॉलिक्यूल हम यहां से प्राप्त करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहीं पर हमारा जो प्लांटों में रेस्पिरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर कंप्लीट नहीं है, केवल प्रक्रिया कंप्लीट है रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसको समझते हुए चलिए भाई। ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए अपने माइंड को, है ना? चलो देखो, एक जनरली मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज यहाँ पे दूं, है ना? तो हमें अभी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की थ्योरी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यदि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाना सीख गए, उसके कंसेप्ट को हम समझ गए, तो थ्योरी 1 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे भी जो मैं पॉइंट बोलूँगा ना, वो सब आपकी थ्योरी से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो देखिए, आप याद रखना, ये है हमारी एक सेल। क्या है भाई? ये कोशिका। ठीक है, कोशिका है। इस कोशिका के अंदर एक इंपॉर्टेंट हम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनाते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है कि नहीं? आउटर और इनर मेम्ब्रेन।
और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसको हम परिकला अवकाश बोल के चलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये सेल, ये हमारा कोशिका द्रव्य यहां पर, जिसको मैं साइटोप्लाज्म बोलूंगा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला जो पार्ट है वो है मैट्रिक्स, आधात्री। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था। अच्छा, ये क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या जिसको मैं परिकला अवकाश भी बोल के चल सकता हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिकला अवकाश। यदि हमें ईटीसी को समझना है तो हमें पहले इस कंसेप्ट को या माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में भी समझना होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप समझते चलिए। हुआ क्या था कि इस पूरी सेल के अंदर आया ग्लूकोज। कौन आया? ग्लूकोज। यहां आ गया ग्लूकोज। ठीक है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे इसलिए इस चित्र को मैंने दोबारा बताया है। तो ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में चेंज होगा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के माध्यम से। ठीक है, ये पाइरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, बात समझना, तो यहां पर ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो इस मैट्रिक्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इस माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में, इस माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में एक चक्र चलता है जिसको हम क्रेफ चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेफ चक्र। तो क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं भाई? मैं आपको एक पूरा सिस्टम, एक पूरे कंसेप्ट से आपको जोड़ना चाह रहा हूं इस डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना? दिखाई दे रहा है आपको? चलो, अच्छा दिखाई दे रहा है। कई बार क्या है, देखना पड़ता है भाई कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ, कहीं हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप कहें तो कोई कॉल आ जाए तो वीडियो कट जाए ना, कई बार हो जाता है ऐसा ना। चलिए देखिए, ये जो क्रेफ चक्र है, इस क्रेफ चक्र के माध्यम से हमने क्या किया था, दो प्रोडक्ट यहां पर बनाए। एक बनाया NaDH2 और एक बनाया FeDH2। ये दो कंपोनेंट हमने यहां पर बनाए, NaDH2 और एक FeDH2। ये ऐसे एंजाइम हैं जिनके पास हिडन एनर्जी है, छिपी हुई ऊर्जा। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक NaDH2 3 ATP बना के देता है और एक FeDH2 2 ATP हमको बना के देता है। ठीक है, तो क्रेफ चक्र में क्या हुआ था कि हमें इनडायरेक्ट ATP यहां पर प्राप्त हुई थी NaDH2 और FeDH2 के रूप में। हुई थी, नहीं हुई थी? तो इस क्रेफ चक्र का क्या महत्व है कि इससे हम इनडायरेक्ट ATP जो ले रहे हैं ना, यदि वो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जाएं तो उनसे हम अपनी पूरी ATP को प्राप्त कर लेते हैं। किनसे? NaDH2 और FeDH2 से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ये कहाँ संपन्न होती है, कैसे संपन्न होती है, वो अब यहां पर हम देखेंगे। तो देखिए, ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। क्या आपको याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर स्पेस होती है, सॉरी इनर मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि फोल्डेड होती है, और उन फोल्डेड स्ट्रक्चर के ऊपर एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है नोन एज
F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कण पाई जाते हैं। ऑक्सीसोम कण बताओ नहीं पाई जाते क्या, है ना। तो आप ध्यान से समझना, यहां पर जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहां पर एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन पाई जाता है, यानी कि प्रोटीन युक्त एंजाइम और नॉन प्रोटीन युक्त एंजाइम यहां पर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। बात वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। क्रेब्स चक्र से जो आपने NADH2 FADH2 प्राप्त किया था, उससे आप क्या करने वाले हैं, उससे आप अपनी ATP प्राप्त करने वाले हैं। कैसे करेंगे ATP प्राप्त? ये जो NADH2 और FADH2 हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पास जाते हैं, जहां पर प्रोटीन का ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या संकुल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स या संकुल। तो इस इनर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन ग्रुप और कुछ नॉन प्रोटीन ग्रुप पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला संपन्न होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब यहां से आगे किस प्रकार का ये सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहां पर होने वाला है हमारी सेल्स के अंदर। इस डायग्राम से आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर वास्तव में ही इसके बीच क्या घटना घटित होती होगी रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। पूरा सिस्टम ये कई बार अपनी अच्छी नॉलेज के लिए होता है। बना लीजिए इसको फटाफट, है। ठीक है भाई, सुनिए अब आपको बहुत ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम ETC पढ़ने जा रहे हैं और इस पूरे सिस्टम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना भाई। चलिए, तो आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना। ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी मेम्ब्रेन हो, कोई भी परत हो, वो बाइलिपिड लेयर होती है, दोहरी वसायुक्त परत होती है, बाइलिपिड लेयर, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ETC के लिए। अब यहीं से नीट में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जो ETC है वो कहाँ संपन्न होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर संपन्न होती है। कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। और क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में, मैट्रिक्स वाले पार्ट में। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। ये कुछ आपको क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने होते हैं, यही क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। अब देखो, ये सेल नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैं डायग्राम बना रहा हूं, जो जूम इन करके उसको कट हम देख रहे हैं उसका। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और चलो थोड़ा ऊपर मैं बनाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? हाँ चलो सही है, थोड़ा तिरछा सा है ना, यहाँ से मैं बना देता हूँ। चलिए भाई देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन है कि नहीं? ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये कौन है?
पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यही है। ठीक है, और ये कौन सा भाग है भैया, जरा आप बताओ मुझे, ये क्या है? अरे भाई ये मैट्रिक्स है। क्या है ये? मैट्रिक्स। नहीं आई बात समझ में? ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स ही तो होगा। यहां पर एक अनुप्रस्थ काट लिए केवल हमने माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ईटीसी कैसे चलता है। ध्यान से समझो, आप याद रखना कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है या ईटीसी सिस्टम जो होता है, उसमें 5 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जिनको हम संकुल बोल के चलते हैं। 5 संकुल, जिनमें से अभी आपको 4 संकुल पढ़ के चलने हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सारी चीज किताब में मिल जाएगी। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, आप घबराना मत, केवल मेरी बातों को समझो, ध्यान से यहां समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये आपको इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इस इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ग्रुप्स होते हैं और कुछ नॉन प्रोटीन ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 2 नॉन प्रोटीन ग्रुप्स हैं और 4 प्रोटीन ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोटीन के ग्रुप होते हैं 4, उनको हम कॉम्प्लेक्स या संकुल बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? कॉम्प्लेक्स या संकुल, है ना। अब वही चीज आपको ध्यान से समझनी है। ये है संकुल फर्स्ट। ठीक है, ये है संकुल थर्ड। ठीक है, और ये है संकुल सेकंड, और ये है भाई संकुल 4। ठीक है भाई, समझ में आई बात आपको? ये जो है वो क्या है भाई? 4 संकुल हैं। क्या है ये? 4 संकुल, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। अभी आपको पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी कुछ देर में आप पूरी चीज समझ जाएंगे। इस इनर मेम्ब्रेन के पास 4 प्रोटीन के ग्रुप हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स बोल के चलते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इनके नाम हमें थोड़े याद करने पड़ते हैं, और वो बहुत ही सिंपल कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको बता दूं, ये है FMN और FES। ये पहला कॉम्प्लेक्स है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। F का मतलब फ्लेविन, M का मतलब मोनो, N का मतलब न्यूक्लियोटाइड। FMN और FES ये पहला कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है FES। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है साइटोक्रोम B। FES साइटोक्रोम C1। और चौथा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। ठीक है भाई, ये हमारे 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, संकुल। याद रह जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, FMN और FES ये पहला कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कॉम्प्लेक्स यहीं से आपके सामने निकल आएगा, FESC। ठीक है, तीसरा और चौथा कॉम्प्लेक्स देखो, ध्यान रखो, पहला और दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो है F से रिलेटेड, F।
तीसरा और चौथा है साइटोक्रोम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? साइटोक्रोम से। और साइटोक्रोम से रिलेटेड में बात करूं तो आप याद रखो ABC। क्या याद रखना है? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, याद रह जाएगा। अब सुनो, A और A3 तो आ जाएंगे चौथे में, बचे कौन? B और C। आपको याद रखना है कि जो A होता है वो डबल होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते ना, AABC, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो B और C का आपको जोड़ा लेके चलना है और A और A का जोड़ा लेके चलना है। तो ऐसे हम कुछ अपने इसको याद कर सकते हैं, चार कॉम्प्लेक्स के नामों को, ठीक है। तो ये चार कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, समझना है आपको, कंसंट्रेट रह के समझना है। ये जो चार कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। अब इनके बीच में ध्यान दीजिए, इनके बीच में दो नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, एक होता है यूबिक्विनोन और एक होता है साइटोक्रोम C। क्या होता है? साइटोक्रोम C। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत अच्छी तरीके से आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके पास प्रोटीन के चार कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन के ग्रुप, वो चार कॉम्प्लेक्स हमें याद रखने कि पहला और दूसरा तो F से रिलेटेड है, तो FMN और FES तो हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा केवल FES, तीसरा हो जाएगा BC, B और C, मतलब साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। यदि आप यहाँ पर FES नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? हाँ, देखो बस अब ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को समझते हुए चलिए। हुआ क्या, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है तो यहां इलेक्ट्रॉन की बहुत बड़ी भूमिका है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है? एनर्जी होती है ना। अब एक बात को मेरे ध्यान समझो, जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज जब इसका ऑक्सीडाइज हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, तो इसने क्या किया? अपने आयनिक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन सॉरी, बात को ध्यान समझो। ये जो ग्लूकोज था जब पूरा ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने अपने आयनिक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को दे दिया था, किसके लिए? NAD+ और FAD+ के लिए दिया था। तो NAD+ किस में चेंज हो गया? NADH2 में। FAD किस में चेंज हो गया? FADH2 में। यही हुआ था क्रेब्स चक्र के माध्यम से। लेकिन ये ग्लूकोज ये कहता है कि भाई मैंने आपको अपने आयनिक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दिए हैं, है ना। किससे कहता है? NAD+ और FAD+ कि मैंने आपको अपने आयनिक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वो रखने के लिए नहीं दिए, है ना। ग्लूकोज बहुत बड़ा एक दानवीर है, खुद दान करता है और दूसरों को भी सलाह देता है दान करने के लिए, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है वो NAD+ और FAD+ को अपना सब कुछ दे देता है और इनसे भी रिक्वेस्ट करता है कि आप भी आगे जाकर इनको दान कर दीजिए, अपने पास मत रखना। समझ में आ रही मेरी बात? तो NADH2 और FADH2 क्या करते हैं? ये जाते हैं भैयाओ ETS के पास। किसके पास? ETS के पास। अरे यार देख नहीं रहा आपको ना, चलो समझ जाएंगे ना, अब मैं बोल रहा हूं ETS के पास, या ETC बोल सकता हूं, समझ रहे ना। अब मैं बोल रहा हूं ना, थोड़ा नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ तो रहे, लिखना तो नहीं है आपको ना, समझ लेना।
तो ये जो NaDH2 FeDH2 वो जाते हैं ATS के पास और उनको अपना देते हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी ATP बनाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब आप सिस्टम को धड़ाधड़ समझते हुए चलिए। देखो भाई, सर्वप्रथम अच्छा एक बात मुझे आप बताओ, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है मैट्रिक्स? क्या NaDH2 और FeDH2 का निर्माण मैट्रिक्स में होता है? होता नहीं होता? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, जो NaDH2 था, बात को समझो, ये आया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास। NaDH2 जो कि हमें 3 ATP प्रोवाइड करेगा, वो आया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास और इसका हुआ ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन, उपचयन हुआ। तो उपचयन में क्या होता है, H+ रिलीज होता है। तो ये बदल गया किसमें, NAD+ में। किसमें बदल गया, NAD+ में बदल गया। और इसने क्या रिलीज किए, इलेक्ट्रॉन और H+। बताओ रिलीज किए कि नहीं किए? 2H+ करेगा। कितने H+ करेगा, 2H+ करेगा। नहीं करेगा क्या, क्योंकि NaDH2 है ना, H के 2 हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो नहीं आई बात समझ में? अरे भाई बहुत सिंपल है कि क्रेब्स चक्र में NaDH2 FeDH2 बने थे ना, वो आधात्री में तो थे, मैट्रिक्स में। तो ये कहाँ की बात है, मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स का जो NaDH2 है, वो जैसे ही फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के पास आया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, उपचयन यार। उपचयन से क्या हुआ कि NaDH2 NAD+ में बदल गया और इसने अपने आयनिक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। बस अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारा ETC। क्लियर है? तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से आप मेरी बात को समझते हुए चलो। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले कैचअप करता है कौन, FMN। कौन करता है, FMN। FMN इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है किसके लिए, FES के लिए। किसके लिए, FES के लिए। और ये FES, अब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप ध्यान से रखो, ये जो FES होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को दे देता है UV क्विनोन के लिए, UQ के लिए, जिसको आप Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक सिस्टम समझ में आया? देखो बहुत सिंपल है। यदि आपको ये 4 कॉम्प्लेक्स इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से याद है ना, तो आपको पूरी ETC याद है, कुछ नहीं है ETC में। ठीक है, अब आगे बहुत सिंपल सा खेल होने वाला है। एक ये 4 कॉम्प्लेक्स आप व्यवस्थित करना सीख जाएंगे, और व्यवस्थित करना बहुत इजी है। पहला कॉम्प्लेक्स लिखो, तीसरे को, जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में आएगा। जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा नीचे की तरफ या हटके होता है, बिल्कुल बराबर में नहीं होता। और लास्ट में चौथा कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल आप इसी प्रकार से इनको अरेंज कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, ये जो NaDH2 था, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने आयनिक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया कि नहीं किया? अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं? अरे आप इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला पढ़ रहे हैं, तो भाई किसका परिवहन कराओगे आप? इलेक्ट्रॉन्स का ही तो कराएंगे। कहां से कराएंगे? ये हमने क्यों बनाए हैं 4? क्यों बनाए भाई? अरे इलेक्ट्रॉनों को ले जाने के लिए। बात को ध्यान से समझो। ये जो चौथा कॉम्प्लेक्स है ना, इसके पास अंत में मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन होती है। यहां सबसे लास्ट में क्या होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि हमें वाटर भी बनाना है। अब आप समझ जाएंगे, ध्यान समझो। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए NaDH2 से और आयनिक हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण किया FMN ने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एनर्जी है कि नहीं? है ना एनर्जी।
तो ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे कॉम्प्लेक्स से गुजरते हुए एक्सेप्ट टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सेकंड कॉम्प्लेक्स को छोड़कर तीनों कॉम्प्लेक्स में हमारा इलेक्ट्रॉन गुजरता हुआ ऑक्सीजन के पास पहुंचता है। ठीक है, किसके पास पहुंचता है? ऑक्सीजन के पास। तो एक सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन चला FeS के पास और FeS से ये इलेक्ट्रॉन आ गया यूवी क्विनोन के पास। ठीक है, अब यहां पे आके बात रुक जाती है। कैसे रुक जाती है कि ये जो यूवी क्विनोन होता है ये बड़ा चालाक होता है। ये जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स मांगता है इलेक्ट्रॉन यूवी क्विनोन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास है? अब यूवी क्विनोन के पास है कि नहीं? तो यूवी क्विनोन बड़ा चालाक होता है, इसकी नजर होती है आयनिक हाइड्रोजन पर कि यार काश मुझे आयनिक हाइड्रोजन मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो इससे जब ये थर्ड कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन की मांग करता है तो ये इसके पास एक शर्त रखता है। कैसी शर्त? कि यार देख, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे दूंगा ना तो मैं तो भैया नंगा हो जाऊंगा, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा, मैं तो बेकारी हो जाऊंगा, है? तो ये थर्ड कॉम्प्लेक्स उसके लिए क्या कहता है? यार तू ऐसा करना, तो आयनिक हाइड्रोजन ले ले। समझ में आ रही बात? क्या ले ले? आयनिक हाइड्रोजन फ्री पड़ी हुई है। अरे आप बताओ, अभी इस तक इसको किसी ने लिया है क्या? नहीं लिया। तो तू आयनिक हाइड्रोजन ले ले। तो यूवी क्विनोन, हाँ यार मेरे मन की बात पकड़ ली इसने, है ना? तो ये यूवी क्विनोन क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन तीसरे कॉम्प्लेक्स को दे देगा और खुद अपचयित होकर UqH2 में चेंज हो जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? हो जाएगा अपचयित यूवी क्विनोन किसमें? UqH2 में। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां आ जाएंगे? अब साइटोक्रोम C1 के पास, सॉरी, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहुंचेंगे साइटोक्रोम B के पास और फिर यहां से सिस्टम ये चलेगा C1 के पास और C1 से ये कहां? साइटोक्रोम C के पास। समझ में आ गई बात? अब ये दोबारा सिस्टम चल जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इस प्रकार ट्रांसफर होते हुए लास्ट में कहां पहुंच जाएंगे? ऑक्सीजन में। लेकिन अब ये आयनिक हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए बहुत मायने वाली बात है। देखो, इलेक्ट्रॉन का सिस्टम तो आपको समझ में आ गया कि बिल्कुल इस प्रकार चलता हुआ जाएगा, क्रम से अरेंज कर रखे हमने। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास कुछ एनर्जी होती है। तो ये जो जब इनका ट्रांसपोर्टेशन होता जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये अपनी एनर्जी को लूज करते हुए जाते हैं। तो उसी एनर्जी का प्रयोग कर हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो H+ होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इस H+ को हम यहां पर धकेल देते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, नहीं आई मेरी बात समझ में? इसी बात को आप याद रखो। यहां पे जो आयनिक हाइड्रोजन था जिसको यूवी क्विनोन ने लिया था और अपचयित हुआ था, उसी आयनिक हाइड्रोजन को हम कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारे पास पहले एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसने एनर्जी लूज की और उसी एनर्जी की सहायता से हमने अपने आयनिक हाइड्रोजन को कहां धकेल दिया? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में धकेल दिया भाई। ठीक है, अच्छा, अब ये जो यूवी क्विनोन है इसने अपना आयनिक हाइड्रोजन भी किसको दे दिया? तीसरे कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो यहां से भी क्या होगा मैं आपको बता दूं कि ये जो H+ है उसको भी कहां धकेल दिया जाता है भैया? तीसरे कॉम्प्लेक्स से कहां पर? वही पेरो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पर, है ना? और इलेक्ट्रॉन तो चल ही चल रहा है। कुछ एनर्जी का प्रयोग करके हमने इस H को कहां भेज दिया? ऊपर की तरफ भेज दिया।
ठीक है, समझ में आ रही बात। क्योंकि ये आयनिक हाइड्रोजन हो जाते हैं इनके पास, तो ये इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजते रहते हैं। चलो यहां तक बात आपको समझ में आई। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड कॉम्प्लेक्स, इसका क्या है, अभी तक हमने इसका जिक्र नहीं किया, तो आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान समझो। ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स, इसका काम केवल इतना होता है कि ये FADH2, जो FADH2 होता है ना, नहीं आई बात समझ में? अरे भाई आपने NaDH2 को तो ही तोड़ा है, अभी हमने FADH2 की बात थोड़ी की है। तो ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है, आप याद रखना इस बात को कि जो FADH2 ऑक्सीडेस होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसके लिए, FeS के लिए। तो याद रखो आप कि जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो NaDH2 से ATP बनाता है, और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो FADH2 से ATP बनाता है। ठीक है, सेम प्रोसीजर अब होगा इसका कि ये जो FeSS के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, यूवी क्यूनोन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और यूवी क्यूनोन इसके H+ का प्रयोग करके, H+ का प्रयोग करके किस में चेंज हो जाएगा, वही UVQS2 में। ठीक है, और वो H+ यहां जाएंगे और ये कहां धकेल दी जाएंगे भैया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। समझ में आ गई मेरी बात आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है भाई। NaDH2 है ना, वो जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो बस सिंपल सी बात है कि आप कॉम्प्लेक्स याद रखो, उनकी व्यवस्था बनाना सीखो जिस प्रकार मैंने इनको अरेंज किया है। तो बस इलेक्ट्रॉन आप रन कराते चलिए, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे प्रकार घूमते जाएंगे, और जो हाइड्रोजन है उनको आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजते जाइए। सिंपल सी बात है ना, समझ में आ गई बात। अब इन दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप याद रखो कि जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है वो दोनों कॉम्प्लेक्स के मध्य क्यों होता है, क्योंकि NaDH2 और FADH2 दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स और आयनिक हाइड्रोजन होते हैं, उन दोनों को लेता है तीसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो इसने दो आयनिक हाइड्रोजन मुक्त किए, एक तो NaDH का और एक FADH का, समझ रहे? तो NaDH के कितने हो गए, दो हाइड्रोजन निकल गए, एक तो ये निकल गया, एक ये निकल गया। ठीक है, समझ रहे ना, सिस्टम समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है यार। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब दोनों के लिए कॉमन बात चलेगी, वो पहुंचते हैं साइटोक्रोम C के पास, और साइटोक्रोम C भी एक चल प्रोटीन है, वैसे नॉन प्रोटीन होती है ना। ये मोबाइल कैरियर है, यहां पर चल वाहक प्रोटीन, वैसे नॉन प्रोटीन को बोला जाता है, चल परम चल वाहक प्रोटीन को बोलते हैं ना। यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C है, वो चल वाहक है, मोबाइल कैरियर हैं, और इनके अलावा चार क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब वही बात आपकी नॉर्मल चलेगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे या जो भी कुछ था वो पहुंचा कहां, साइटोक्रोम A के पास, और साइटोक्रोम A3 से जो इलेक्ट्रॉन थे वो ले लिए किसने, ऑक्सीजन ने। किसने, ऑक्सीजन ने। ठीक है, नहीं आई बात समझ में। और ये जो H+ था, H+, एक H+ इससे जुड़ जाता है, ठीक है, 2H किससे, ऑक्सीजन से, और एक H+ को ये यहां पर निकाल देता है, कहां पर, मतलब आप ऐसे मत कहना सर ये 2H थे, इतने H कहां से निकल रहे हैं। ठीक है, अब इतने साइंटिफिक आंसर नहीं है भाई, आप समझ रहे हो मत कहिए ना, समझ रहे ना। हाँ भाई, जिस प्रकार लेखक बताते हैं, जिस प्रकार बताते हैं हम आपके लिए बताते हैं, उसी प्रकार है ना। हाँ, अब इतना साइंटिफिक आंसर थोड़ी मिल जाएगा कि भाई हमने कोई प्रैक्टिकल थोड़ी किया है कि बिल्कुल सर आप इतने हाइड्रोजन कहां से ले आए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। हाँ चलो, तो ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये जो
कहने का मतलब है जो ये है वो भी उस हाइड्रोजन को निकाल देता है, और आप नहीं भी निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना कह दीजिए ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमाकर इस इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑक्सीजन की ओर दे दीजिए, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेकर H+ से संयोग कर इंपॉर्टेंट बनाता है H2O। क्या बनाता है? H2O। और ये, चलो मैं एक बार इसको सेट कर दूं थोड़ा ना, जिससे आपको पूरा क्लियर दिखाई दे जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलो क्लियर है, यहां आपको दिखाई दे जाएगा ना, समझ रहे हैं? थोड़ा और लूं? चलिए ठीक है, अब सही है ना, पूरी चीज आपको दिखाई दे रही है। चलिए सुनो, तो ये बात आपको यहां पे समझ में आ गई, ये जल बन गया है ना। और नीट में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आपको बताना है जल होता है। आपको पता है ना, रेस्पिरेशन में वाटर का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो किस प्रकार NaDH2 और FeDH2 के इलेक्ट्रॉन और उसका प्रयोग करके हमने जल बनाया। ठीक है, अब बोलेंगे सर जल तो बना लिया, सर ATP कहाँ बनी है? अभी ATP तो नहीं बनी ना, यही तो बात समझने वाली है। ठीक है, आप यहां तक मुझे बताओ, यहां तक कंफ्यूज तो नहीं हुए आप? एक बार रिवाइज करें। ATP बनाना 1 मिनट का काम है, इतना हमको समझना अभी है ना। देखो दोबारा समझो, आपको सबसे पहले यह 4 कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, बना लेंगे 4 कॉम्प्लेक्स। देखो पहला कॉम्प्लेक्स FMnFeS का, दूसरा कॉम्प्लेक्स FeS का, तीसरा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 का, चौथा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A और A3 का। ये हो जाएगा। इतना याद रखना है कि जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है उसे हम फर्स्ट और सेकंड के बीच में रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार अरेंज कर लेंगे बिल्कुल है। अब देखो, अब ये NaDH2 और NAD+ है, इसको तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मुक्त होंगे। तो बस इलेक्ट्रॉन घुमाते रहो आप, और बीच में 2 आप, अरे भाई आपको पता है 2 जगह हैं आपके पास, एक ये वाली जगह और एक ये वाली जगह, 2 ही जगह तो हैं। इन 2 जगह पर 2 मोबाइल कैरियर लगाओ, UV क्विनोन और साइटोक्रोम C। 6 चीज आपको याद रखनी है, 6 शब्द। तो UV क्विनोन UQS2 में बदल दो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके यहां भेजेगा, ये आगे भेजेगा। बस इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन चलते हुए आएंगे, लास्ट में ऑक्सीजन को पकड़ा दो इलेक्ट्रॉन्स को। और हाइड्रोजन का क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको, कितना क्यों दिमाग लगाना है, आप डायरेक्ट हाइड्रोजन भेजते रहिए ऊपर सभी कॉम्प्लेक्स से। और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है यहां आप FeDH2 की बात कर दीजिए, बस समझ रहे? ठीक है, चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई यहां तक है ना। अब जो लास्ट बात है कि भाई बात को ध्यान से आप मेरे को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो H+ हमने पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज दिए थे, हमारा पूरा जो खेल है ना, हमने जो भी साजिश की थी इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को लेने की, वो केवल इसीलिए की थी कि किसी भी प्रकार मैट्रिक्स से आयनिक हाइड्रोजन को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजा जाए। ठीक है, तो वो हम भेज चुके हैं है ना। अब हुआ क्या कि जो H+ है, आप मेरी एक बात बताओ, क्या आयनिक हाइड्रोजन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा है, मैट्रिक्स में कम है? तो देखो 2 बात होती है यहां पर। एक तो यहां pH में डिफरेंट आता है, आएगा pH में डिफरेंट। आयनिक हाइड्रोजन जहां होता है वहां pH कम होती है क्या, है ना। चलो, अरे भाई वैसे तो अम्लीयता ज्यादा होगी लेकिन pH मान तो कम होगा ना। सुनो, तो मतलब H+ के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जाने से मैट्रिक्स से एक तो इसके ग्रेडियंट में अंतर आया, सांद्रता प्रवणता में अंतर आया, और एक इसके pH में अंतर आया। तो ये जो H+ होते हैं
वो कहते हैं यार कहाँ फंस गए हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई सारी चीज तो आधात्री मैट्रिक्स में होती है, यहाँ क्या है, जेल है ये तो, है ना। तो ये हाइड्रोजन कहते हैं कि यार कैसे भी करके हमें वापस मैट्रिक्स में भेज दीजिए, और हम इसी बात का फायदा उठाते हैं। बहुत बात को ध्यान समझो, ये जो यूवी क्विनोन और साइटोक्रोम सी है ना, इन्हीं की वजह से हम अपने आयनिक हाइड्रोजन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज पाए थे। ठीक है, अब ये तड़पड़ आते हैं कि किसी भी प्रकार हम वापस मैट्रिक्स में आ जाएं, भाई मजे आ जाए। तो हम क्या, ये क्या कहते हैं यार, हमें रास्ता दो, कहीं से भी रास्ता दो और हमें आप मैट्रिक्स में भेजो। तो हम इसी बात का फायदा उठाते हैं। क्या हम कहते हैं यार तेरे पास एनर्जी है ना, आयनिक हाइड्रोजन से बोलते हैं तुम्हारे पास एनर्जी है ना, NaDH2 और उससे लेके आए थे ना ग्लूकोज से, क्योंकि हाँ यार हमारे पास एनर्जी है। तो हम क्या कहते हैं, आप हमें एनर्जी दो, हम तुम्हें रास्ता देंगे। मैं क्या, फटाफट दो रास्ता, फटाफट दो। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी किताब में जो कॉम्प्लेक्स 5 का जिक्र हुआ है ना, वो F1 पार्टिकल्स है। क्या है, F1 पार्टिकल। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखो 1 मिनट आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा कि जो यहां पे चौथा कॉम्प्लेक्स है, उसके आगे हम एक रास्ता बनाते हैं जिसको हम 5वां कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? यहां तक क्लियर है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने जल बना लिया लेकिन ATP नहीं बनाई। या आप ऐसा करो, अभी हमने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। हाँ मैं भी भूल गया था, अभी हमने कुछ नहीं बनाया है भाई। तो अब होता क्या है कि हम क्या करेंगे, अब 5वें कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, और F1 पार्टिकल्स की संरचना जो रैकेट नुमा होती है, आप 11th क्लास में देख चुके हैं, है ना। तो यहां पर मैं उस 5वें कॉम्प्लेक्स को बनाऊं, तो देखो कुछ इस प्रकार उसकी संरचना होती है। मैं आपको दिखाता हूं इसको सेट करके। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको दिखाई दे रहा है ना। ये कॉम्प्लेक्स है 5वां, और आपको याद होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स 5 है जिसका F1 पार्टिकल ये है और ये F0 है, ठीक है। तो इस F1 पार्टिकल के ऊपर एक एंजाइम होता है जिसको ATP एज एंजाइम कहते हैं। क्या आप जानते हैं इस बात को, ATP सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। और ये बताओ एक रास्ता है कि नहीं, ये रास्ता मैट्रिक्स की तरफ आता हुआ रास्ता है ना। तो यही कॉम्प्लेक्स 5 है जिसको हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी आयनिक हाइड्रोजन यहां पर फंसे पड़े हुए थे, कहां, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो वो जैसे ही आयनिक हाइड्रोजन यहां से निकलते हुए जाते हैं, तो हम ATP सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, इनसे फॉस्फेट लेकर अपनी ADP से क्या बना देते हैं भैया, अपनी ATP बना लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो यहां कितने आयनिक हाइड्रोजन है, 4, लेकिन है वैसे 5। कैसे, देखो NaDH2 के सामने 3 कॉम्प्लेक्स आए, 1 कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स, 3 कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स एक एक आयनिक हाइड्रोजन को फेंकेंगे, तो तीनों आयनिक हाइड्रोजन जब यहां से निकलेंगे तो कितनी ATP प्रोड्यूस करेंगे, 3 ATP। कितनी, 3। समझ में आ गई बात। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स यहां पे था, तो इसका आयनिक हाइड्रोजन इसने फेंका, तो 1, देखो इसके पास तो नहीं गया ना, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। इसने फेंका तो 1, और इसने भी इसका आयनिक हाइड्रोजन फेंका कॉमन रूप से, तो 1 और 1 2, किससे, FeDH2 से। तो ये 2 आयनिक हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे तो 2 ATP बनेंगे। नहीं आई बात समझ में? तो तभी तो हम कहते हैं कि एक NaDH 3 ATP बनाता है और एक FeDH 2 ATP बनाता है। ठीक है। तो हम जो ATP जनरेट करते हैं ना, जो आयनिक हाइड्रोजन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में थे, वहां वो ये कहते हैं कि हमें रास्ता चाहिए मैट्रिक्स में वापस जाने के लिए, क्योंकि यहां सांद्रता और pH में अंतर आ जाता है।
ठीक है। और जब वो रास्ता जाते हैं तो रास्ता चुनते हैं कौन सा, F1 पार्टिकल्स वाला। और जब इससे जाते हैं तो एटीपी सिंथेटिक एंजाइम की वजह से ये अपनी एनर्जी को यहाँ देकर जाते हैं और एटीपी बनाते जाते हैं। अब जो हाइड्रोजन यहाँ पर बचता है, यहाँ पर जो आयनिक हाइड्रोजन बचेगा वो क्या करेगा, H2O का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा भाई, वाटर का निर्माण करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक बार आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसको दोबारा से रीसेट करूंगा। अभी ले ली स्क्रीनशॉट, फटाफट लीजिए, है ना। रिवाइज करूंगा अब इसको 5 मिनट। चलिए, हाँ भाई, ठीक है, सुनो, ध्यान से समझिए। ये था इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जिसमें हमें मुख्य रूप से 4 कॉम्प्लेक्स याद रखने हैं, है ना। पूरा सिस्टम हमें समझना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, आप यदि आपको पता हो तो। ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है और ये आधात्रिय माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना। 4 कॉम्प्लेक्स बनाना आप सीखो, केवल 4 कॉम्प्लेक्स। देखो कितना सिंपल है, पहला दूसरा, पहला FMNFAS, दूसरा FES, क्लियर है। तीसरा B साइटोक्रोम C, चौथा साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3, हो गए 4 कॉम्प्लेक्स। और 2 मोबाइल कैरियर, पहला यूबिक्विनोन, दूसरा साइटोक्रोम C। सिंपल है, ठीक है, हो जाएगा आपको याद, बिल्कुल सिंपल है। अब पहला कॉम्प्लेक्स इसको लेता है NADH2 के इलेक्ट्रॉन को, दूसरा कॉम्प्लेक्स इसको लेता है FADH2 के इलेक्ट्रॉन को, तीसरा कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, दोनों के बीच में होता है। इलेक्ट्रॉन खेलते हैं हम कैसे, इलेक्ट्रॉन का परिवहन कराना है। NADH2 ऑक्सीडेज हुआ, इलेक्ट्रॉन और आयनिक हाइड्रोजन निकला। वो इलेक्ट्रॉन बस जब आप इस प्रकार सेट कर लेंगे ना इसको, तो आपको समझने की यार कोई बात ही नहीं है। आप तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमाते जाओ, बस लास्ट में पहुंचा दो, ठीक है। और हर उससे एक एक हाइड्रोजन निकालते जाओ। क्या करना है आपको, समझ रहे हैं। यदि आपको 4 कॉम्प्लेक्स ही अरेंज आती है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे घुमाते हुए चलना है और आयनिक हाइड्रोजन को ऊपर निकालते हुए चलना है। और क्या करना है, और लास्ट में 5 में कॉम्प्लेक्स बना के ATP लिख दो, बस हो गया काम ETC का। यही है बस, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार इस ETC को आप रिवाइज करना, बहुत अच्छी तरीके से करना, है ना। और मुझे बताना आपकी समझ में आया नहीं आया, ठीक है। कल हम इसकी थ्योरी को लेकर बात करेंगे, है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छी इस पर प्रैक्टिस करना। कल हम फिर इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। आपके लिए हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, पहली बार पढ़ रहे हैं आप, और एक बार में आपको 60-70% भी समझ में आ जाता तो बहुत सफिशियंट है ना। बाकी कुछ बच्चे तो 100% भी समझ लेते हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना भाई। जो अच्छी मेहनत करता है, उसका माइंड फ्रेश होकर पढ़ता है, तो वो सारी चीज़ समझ लेता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, है ना। चलिए, तो बाकी बातें करेंगे अब कल।